हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। AITS 16 का सोल्यूशन देखेंगे आज हम लोग। मैं हूं संजीव वर्मा। आइए शुरू करते हैं। ये फुल सिलेबस टेस्ट है, इसमें कंप्लीट सिलेबस आ रहा है AITS 16। पहला क्वेश्चन है, अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाए लेंसेज के बीच में, लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ेगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। एल का मतलब डिस्टेंस बिटवीन लेंस का मतलब ट्यूब लेंथ बढ़ा दी जाए। अब माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है माइक्रोस्कोप में, वो आप लोगों ने पढ़ा, वो जनरली लिखते हैं VO बाई यूओ इंटू डी बाई यू। ये होता है इन्फिनिटी के लिए। अगर बने लिखें कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है उसके लिए लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये हम लोग लिख लेते हैं VO की जगह L आ जाता है, यहाँ FO और ये D बाई FE, और ये प्रोपोर्शनल टू एल के है दिख रहा है। ये जो फॉर्मूला है ये अप्रोक्सीमेट होता है, वरना जब इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, रिलैक्स विजन होता है, तो यूई की वैल्यू एफई के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। यूई मैक्सिमम होगा, एफई के बराबर होगा, और ये मैग्निफिकेशन आ जाता है। और जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बनती है तो यूई मिनिमम डी एफई अपॉन एफई प्लस डी हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन आ जाता है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखें तो हमें दिख रहा है कि एल बढ़ने पर माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। अच्छा, टेलीस्कोप के लिए क्या लिखते हैं हम लोग इसी कंडीशन में? तो टेलीस्कोप में लिखते हैं हम लोग FO अपॉन यूई, और L होता है FO प्लस यूई, FO प्लस यूई, और यहां से यूई को हम लोग लिख सकते हैं L माइनस FO, ये लिख सकते हैं। तो यहां से देख रहे हैं L बढ़ेगा तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर घटेगी, है ना। तो ये जो है उसके हिसाब से माइक्रोस्कोप में बढ़ेगी और टेलीस्कोप में घटेगी, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, ये सब चेक कर लीजिए, है ना। बढ़ते हैं आगे हम लोग। बॉडी का वेट कह रहे हैं अर्थ पर 200 न्यूटन है, तो पूछ रहे हैं हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ पर वेट अगर 200 न्यूटन है, यहां पर इसका वेट mg की वैल्यू 200 न्यूटन है, तो कह रहे हैं हाफ वे डाउन मतलब अर्थ सरफेस से अंदर चले आए, सेंटर से रेडियस के आधी डिस्टेंस पे। यहां पूछ रहे हैं वेट कितना होगा। यहां जी की वैल्यू बदल जाएगी, जी की वैल्यू बदलने से वेट बदल जाएगा। पूछ रहे हैं कितना वेट हो जाएगा, तो सिंपल है, सरफेस पे जी होता है और mg की वैल्यू 200 दी गई है, अंदर जी डैश मान लेते हैं, तो ये निकालना है कितना होगा mg डैश, है ना। अंदर का वेट निकालना है कितना हो जाएगा, W मान लेते हैं, डिवाइड कर लें, m से m कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, तो g बाई जी डैश ये 200 बाई W आ जाएगा। अच्छा, जी डैश अर्थ सरफेस से नीचे जी डैश की वैल्यू होती है g इंटू 1 माइनस h बाई आर ई, सबको याद है, और इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया, g से g कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस एच बाई आर ई में h जो है वो आर ई बाई 2 दिया, आपसे कहा गया अर्थ से आधी गहराई पर चले जाए, रेडियस के आधी गहराई पर, h की जगह आर ई बाई 2 रख देंगे। तो पहले यहां से उल्टा कर दें तो 1 माइनस एच बाई आर ई ये W बाई 200 हो जाएगा। h की जगह आर ई बाई 2 रखेंगे तो 1 माइनस आर ई बाई 2 आर ई ये W बाई 200 होगा। तो 1 बाई 2 आर ई से आर ई कटेगा, 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 बचेगा, W बाई 200, और इससे W आ जाएगा 100 न्यूटन। आसान सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो, है ना। तो ये अर्थ सरफेस पे जिस बॉडी का वेट 200 न्यूटन है वो आर ई बाई 2 गहराई नीचे जाने पर 100 न्यूटन हो जाएगा। फिगर शोज ए सर्किट, एक सर्किट बना हुआ है, डायग्राम में दिख रहा है, 3 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, 3 इंडक्टर लगे हैं, सब पैरेलल में, सारी ब्रांचेस जो हैं वो पैरेलल में हैं। इंडक्टेंस इन सबकी वैल्यू दी, पूछ रहे हैं करंट बताइए थ्रू बैटरी कितनी होगी, और वो भी कब, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद पूछ रहे हैं करंट कितनी होगी। आपको पता है स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद इंडक्टर
में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है। जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा होगा उस ब्रांच में वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। स्टेडी स्टेट आने पर इंडक्टर एक सिंपल वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इंडक्टर में करंट जाएगी नहीं, तो इस ब्रांच में भी करंट नहीं जाएगी, इस ब्रांच में भी करंट नहीं जाएगी और इस ब्रांच में भी करंट नहीं जाएगी। और जब किसी ब्रांच में करंट नहीं जाएगी तो इस ब्रांच की भी करंट कितनी हो जाएगी? 0। तो सही आंसर होगा 0 एम्पियर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एयर इज पुश्ड, अगला क्वेश्चन जो है वो सोप बबल टाइप का है। एयर इज पुश्ड केयरफुली इनटू अ सोप बबल ऑफ रेडियस r टू डबल इट्स रेडियस। कह रहे एक सोप बबल का रेडियस r था और उसके अंदर एयर को पुश किया गया, एयर भर दी गई एक्स्ट्रा, तो रेडियस 2r हो गया। सरफेस टेंशन जो है सोप सोल्यूशन का T है, तो पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा। हमें मालूम है इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू डेल्टा ए। टी तो टी रहेगा और डेल्टा ए में जो एरिया लेते हैं वो अंदर बाहर का मिलाकर डबल करके एरिया लेते हैं, क्योंकि ये बबल है। ड्रॉप होता तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लेते, बबल है तो डबल करके लेंगे, तो 8 पाई आर स्क्वायर। तो 8 पाई आर फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो टी इंटू डेल्टा ए, तो 8 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 2r रखेंगे, 2r फाइनल एरिया माइनस इनिशियल 8 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा T इंटू ये 4r स्क्वायर, 4 इंटू 8 32 पाई आर स्क्वायर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर। 32 में से 8 जाएगा तो ये 24 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी, यानी 24 पाई आर स्क्वायर टी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ड्रॉप होती और उसके एरिया को बढ़ाया गया होता, उसके वॉल्यूम को चेंज किया गया होता, तो उसमें 4 पाई आर स्क्वायर एरिया लेते, स्फेरिकल ड्रॉप होती थी। The energy of an electromagnetic wave is of the order of this much. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इस ऑर्डर की है, तो पूछ रहे हैं कौन सी वेव होगी। तो वैसे तो इतनी हाई एनर्जी एक्सरेज की ही होती है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एक्सरेज की हो। चेक करना है अगर आपको एग्जैक्टली, तो एनर्जी निकाल लो। आप जानते हो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो यहां से लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आ जाएगा 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किलो वोल्ट में लिखा है, तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ऊपर 12400 है और नीचे भी 12400 ही आ जाएगा। 12.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12400 ही आ जाएगा। तो ये लगभग 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ जो होती है एक्सरेज की होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सरेज, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 कॉपर वेसल्स हैं ए एंड बी। तो कॉपर की 2 वेसल्स ली गई हैं, इनका नाम है ए और बी। दे हैव द सेम बेस एरिया, बेस एरिया सेम है, बट ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के हैं। कोई चौकोर, कोई तिकोना, कोई गोल, इस तरह से हम मान सकते हो, तो अलग अलग शेप्स के हैं। A takes twice the volume of water as that B requires to fill। मतलब कंटेनर, दोनों कंटेनर्स का शेप अलग अलग है, लेकिन जो बेस एरिया है वो सेम है। दोनों का बेस एरिया A है लेकिन शेप अलग अलग। A में जो पानी भर सकता है वाटर, वो ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ B, है ना। मतलब B में जितना पानी आएगा उसके दुगना A में आ जाएगा, मतलब A की कैपेसिटी B के दुगनी। अप टू अ पर्टिकुलर, अगर दोनों में कॉमन हाइट तक पानी भरा जाता है, सेम हाइट रखते हैं दोनों में, तो ए की कैपेसिटी बी के दुगनी। पूछ रहे हैं प्रेशर कितना होगा। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग में प्रेशर। तो आप सोचो, अगर बेस एरिया सेम है तो कंटेनर चाहे जैसे हो, कंटेनर चाहे जैसे हो, अगर सेम हाइट तक लिक्विड भरा गया है दोनों में, तो आपको पता है जो बेस पे प्रेशर होता है नीचे, प्रेशर लिखने में हमें सिर्फ वर्टिकल हाइट का यूज करना होता है, बाकी हमें पानी कितना भरा उससे मतलब ही नहीं है। तो प्रेशर दोनों केस में बॉटम पर क्या हो जाएगा, एच रो जी। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रेशर ऑन बेस एरिया ऑफ वेसल्स ए एंड बी सेम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रेशर जो है वो केवल वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है एच रो जी वाले फॉर्मूले से। तो वो कितना पानी है, कितना अमाउंट है, कितना वॉल्यूम है, उससे मतलब ही नहीं।
तो प्रेशर हो जाएगा एच रो जी। नेक्स्ट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एग्जैक्टली फिट कर दिया गया है प्लेनो कॉनकेव लेंस में, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये फिट हो गया एग्जैक्टली प्लेनो कॉनकेव लेंस में। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया, इसमें ये एग्जैक्टली फिट हो गया, ये फिट हो गया। देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इनकी प्लेन सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा डायग्राम बन गया। इफ लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो इसका μ2। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व्ड सरफेस की आर है, वो तो दोनों के लिए आर होगी, इसलिए चूंकि वो तो दोनों में कॉमन सरफेस है कर्व्ड, तो दोनों के लिए आर रेडियस होगी। पूछ रहे हैं देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन जो बना उसकी फोकल लेंथ बता दीजिए। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 से निकलेगा, लेकिन पहले f1 f2 निकालना पड़ेगा। तो पहले लेंस की फोकल लेंथ 1/f1, जो पहला बाई जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है μl बाई μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू μl बाई μs माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। इस फार्मूले से म्यूएल तो μ1 हो जाएगा, μs सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग में एयर है उसका 1 मान लेंगे, तो म्यू माइनस 1/r1, r1 ये प्लेन सरफेस हो जाएगी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, माइनस 1/r2, r2 ये येलो वाली सरफेस बाद वाली होगी कर्व्ड सरफेस, और इसका रेडियस लेफ्ट में आएगा, पीछे साइड आएगा, तो नेगेटिव लेंगे तो माइनस आर कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f1 आ गया μ1 माइनस 1/∞ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बाई आर आ जाएगा, ये 1/f1 आ गया। सिमिलरली 1/f2 निकाल लेते हैं, 1/f2 इधर लिख लेते हैं 1/f2, तो 1/f2 आएगा उसी तरह से μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। 1/r1 में ये वाली सरफेस लेंगे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो माइनस ही होगा, तो माइनस 1/r, r2 इनफाइनाइट हो जाएगा प्लेन सरफेस से, तो 1/f2 आएगा माइनस का μ2 माइनस 1/r, 1/∞ 0 होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f करेंगे, 1/f1 की वैल्यू है μ1 माइनस 1/r, और 1/f2 की वैल्यू है माइनस का μ2 माइनस 1/r, तो 1/f करेंगे तो 1/r कॉमन आ जाएगा, ये μ1 माइनस 1 माइनस μ2 माइनस 1 करेंगे तो μ1 माइनस μ2 बचेगा, तो f आ जाएगा सॉल्व होकर सीधा सीधा r अपॉन μ1 माइनस μ2, तो f की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन μ1 माइनस μ2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। सीधा फॉर्मूला था लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें दोनों स्लिट्स 1 मिलीमीटर अपार्ट है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब इस तरह से स्लिट्स हैं ये, और ऐसे करके स्क्रीन है ऐसे, तो स्क्रीन के डिस्टेंस जिसको हम कैपिटल डी कहते थे वो 1 मीटर दिया हुआ है, और ये जिसको हम स्मॉल डी कहते थे ये आपको 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। ये दोनों स्लिट्स हो जाएंगी S1 और S2, ये दिया हुआ है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, ये लैम्डा दे दिया गया लाइट का।
व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, कह रहे हैं हर स्लिट की विड्थ बताइए, मोटाई बताइए हर स्लिट की कितनी हो, यानी स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं कह रहे हैं, मोटाई, स्लिट की मोटाई। इसको अगर मोटाई को ए मान लेते हैं, इसको अलग कलर से दिखाते हैं क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। अगर स्लिट की मोटाई को ए मान लेते हैं, ये ए जो स्लिट का ओपनिंग है, जो खुला हुआ स्लिट है उसकी चौड़ाई, ये चीज जितना ओपन है, जितना हिस्सा ओपन है, इस हिस्से को ए मान लेते, तो यही बताना यही बताना है आपको। कंडीशन क्या दी है, फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा में इसके डबल स्लिट के 10 मैक्सिमा आ जाए, यानी ये क्वेश्चन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का कंबाइंड क्वेश्चन है। सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन होता था, डबल स्लिट में इंटरफेरेंस हो रहा, तो वो क्या कह रहे हैं, ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, मतलब डबल स्लिट के 10 मैक्सिमा जितनी जगह घेरेंगे उतनी जगह में सिंगल स्लिट का 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई होती है उतनी मोटाई में डबल स्लिट के 10 मैक्सिमा आ जाए, यानी सीधे सीधा ये कह रहे हैं विड्थ ऑफ 10 मैक्सिमा, 10 मैक्सिमास इन डबल स्लिट, डबल स्लिट में 10 मैक्सिमास की जो मोटाई होगी वो इक्वल टू हो जाए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट, सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट। ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये कह रहे हैं, पर स्मॉल डी कैपिटल डी का डाटा गिवन है, ये कह रहे हैं। अब इसके लिए आपको डबल स्लिट में मैक्सिमा की मोटाई याद होनी चाहिए, सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई याद होनी चाहिए। तो याद दिलाते हैं, देखो डबल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई होती है डी लैम्डा बाई डी, याद है सबको ये। 10 मैक्सिमास चाहिए तो 10 गुना कर देंगे, 10 मैक्सिमास की मोटाई। सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई होती है 2d लैम्डा बाई डी, लेकिन यहां डी नहीं ए आता है। सिंगल स्लिट का डायग्राम बना के दिखाते हैं। सिंगल स्लिट में ये स्लिट की मोटाई, चौड़ाई है, और यहां मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं इस तरह से। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो ये इस तरह से बनते हैं, मैक्सिमा इस तरह से बनते हैं। तो ये जो मोटाई होती है ये सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई है, और ये डिस्टेंस अगर कैपिटल डी है तो ये मोटाई होती है 2 लैम्डा बाई ए, है ना, और ये चीज ए होती है। तो ये ध्यान रखना, जो डबल स्लिट होता है उसमें डी यूज होता है, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या, स्लिट की मोटाई नहीं है, दोनों स्लिटों के बीच का डिस्टेंस है। और ए क्या है, स्लिट की मोटाई, स्लिट की चौड़ाई। डबल स्लिट में क्या होगा, स्लिट की मोटाई बढ़ा घटा दोगे तो उससे फ्रिंज विड्थ पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ फ्रिंज की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। और सिंगल स्लिट यानी डिफ्रैक्शन में इसको बढ़ा घटा दोगे स्लिट की मोटाई को, तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी और इंटेंसिटी पर भी असर पड़ेगा। तो खैर यहां से डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल हो गया, तो यहां से और 2 से ये कैंसिल हुआ, तो 5 बाई डी इक्वल टू 1 बाई ए आया। तो यहां से ए सॉल्व करना है, तो ए सॉल्व होकर आ गया डी बाई 5। डी आपको दिया है 1 मिलीमीटर, तो ये 1 बाई 5 आ गया सॉल्व। 1 बाई 5 करेंगे तो ये 0.2 mm आ जाएगा सॉल्व। 1 बाई 5 यानी 0.2 mm, है ना। 10 बाई 2 बाई 10, तो 2 बाई 10 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4th ऑप्शन 0.2 mm, है ना, 0.2 mm। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कंडक्टिंग लूप है ये इनफाइनाइट वायर है, इसके बगल में एक कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है। ये किसी कांस्टेंट स्पीड v से उधर मूव कराया गया, किसी वक्त इसकी स्पीड v, और ये सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस x दी। ये सेंटर लाइन है, ये लिखा होना चाहिए इसमें, लेकिन नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है।
ये भी a/2 है और ये भी a/2, सेंट्रल लाइन है, ये डिस्टेंस x है। तो पूछ रहे हैं बताओ जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के साथ कैसे बदलेगा, ईएमएफ का एक्स के साथ रिलेशन बताना। ईएमएफ इंड्यूस की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो देखो सिंपल है, जब ये मूव कर रहा है ईएमएफ लिखना है तो हमें मालूम है ईएमएफ यहाँ 4 ब्रांचेस हैं लूप में, चारों में हमें ईएमएफ देखना पड़ेगा। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है V क्रॉस B डॉट L, याद है सबको ये। इसमें ये बताया गया है अगर V, B और L तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ईएमएफ हो जाता है VBL, और अगर कोई दो पैरेलल हो गए, V, B और L में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ईएमएफ हो जाता है 0। इनके ब्रांचेस के नाम रख लेते हैं, जैसे इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है और इसका नाम S। PQ में लेंथ जो है, इसकी लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगी, वेलोसिटी भी ऐसे और इनकी लेंथ भी ऐसे। तो PQ में V और L, SR में भी V और L पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए PQ और SR में EMF 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब बचा SP और QR, SP में लिख लेते हैं। तो SP में जो EMF इंड्यूस्ड आएगा SP साइड में, ESP वो VBL, V आगे की तरफ है, L ऐसे है तो V और L परपेंडिकुलर हो गए, और मैग्नेटिक फील्ड यहां वायर क्रिएट कर रहा है और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल से अंदर की तरफ होगा, B1 मान लेते हैं। और B1 कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली x माइनस a/2, तो B1 की वैल्यू होगी μ0/2 I/x माइनस a/2। यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा और ये डिस्टेंस चूंकि सेंटर तक x है तो वायर से जो पूरी डिस्टेंस वहां तक होगी, इसको अलग कलर से दिखाते हैं, ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी x प्लस a/2। तो जो B2 की वैल्यू आएगी, B2 इक्वल टू ये हो जाएगा μ0/2 I/x प्लस a/2। अब जो EMF इंड्यूस होगा ESP, उसका डायरेक्शन V क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है, मोशनल EMF का डायरेक्शन। V आगे है, B अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B से ऊपर की तरफ आएगा EMF। अब ये सब बातें थोड़ी सी इसमें यूज हो रही हैं और ये आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये ऊपर की तरफ आएगा और ये भी ऊपर की तरफ ही आएगा, दोनों EMF ऊपर की तरफ आएंगे, V क्रॉस B से दोनों ऊपर। तो जब नेट निकालेंगे, जैसे क्लॉकवाइज चक्कर लगाएं, यहां से चलें तो ये तो प्लस होगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, इसके उल्टा जाना पड़ेगा। दोनों EMF एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो जो नेट EMF होगा वो दोनों का अपोजिट हो जाएगा, घट जाएंगे। तो SP में अगर निकालें EMF इंड्यूस कितना होगा, तो SP में होगा V B1 इंटू L, साइड लेंथ L है, A है जो है वो लिख लेते हैं A, और V E SR निकालें या QR कह दें, QR में निकालेंगे QR, तो QR में भी आ जाएगा V B2A, घटाएंगे तो जो नेट EMF आएगा E नेट वो होगा ESP माइनस EQR। अब ये चीजें जो हैं टेस्ट के माध्यम से डायरेक्ट नहीं समझ आ सकती हैं, ये पूरे डिटेल में आपको EMF लिखना आना चाहिए, मोशनल EMF डायरेक्शन दिखाना आना चाहिए, रिजल्टेंट EMF निकालना आना चाहिए, सब कुछ आता होगा इंडिविजुअली। टेस्ट के थ्रू डायरेक्ट सीखा नहीं जा सकता, या तो बहुत ध्यान से सुनिए तब सीख पाएंगे। तो ये आ जाएगा। अब ये वही समझ सकता है चीजों को जो उसको ये पहले से मालूम है और थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। अब घटा दो, घटाओगे तो V और A कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा B1 माइनस B2, तो E नेट आ गया VA B1 माइनस B2। B1 है μ0/2 I/x माइनस a/2, B2 होगा μ0/2 I/x प्लस a/2, ये होगा। जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, तो μ0/2 IVA सब कॉमन आ गया, नीचे बचेगा
1 अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए बाई टू, ये आ जाए। जगह नहीं बची, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जो नेट ईएमएफ आया वो आ गया, देख लेते हैं क्या आया था, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई वी ए, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई वी ए 1 अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए बाई टू। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी ए, ये 2x माइनस ए अपॉन टू ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन 2x माइनस ए माइनस अपॉन 2x प्लस ए, ये आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई वी ए बाई पाई ये बचा। अब इसमें एलसीएम लोगे तो 2x माइनस ए 2x प्लस ए, ऊपर 2x माइनस ए कैंसिल होगा, यहां आएगा 2x प्लस ए माइनस 2x माइनस ए, तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ईएमएफ का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई वी ए बाई पाई, और ऊपर बचेगा 2a और नीचे बचेगा 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। हमने करके इसलिए बताया पूरा क्योंकि कुछ बच्चे ध्यान से सीखते हैं, टेस्ट के थ्रू काफी कुछ सीखते हैं वो टेस्ट के सोल्यूशन से, इसलिए हमने पूरा करके बताया, वरना आंसर तो डायरेक्ट बताया जा सकता था, है ना। तो यहां से बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं जो नेट ईएमएफ आया वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, इसके प्रोपोर्शनल है। इसको बहुत तरीकों से डायरेक्ट आप मैनिपुलेट कर सकते थे, बिना इतनी मेहनत किए डायरेक्ट पता चल सकता था एग्जाम में, लेकिन डायरेक्ट भी वही पता कर पाएगा जिसको पूरा मैकेनिज्म मालूम हो। तो ये प्रॉपर तरीका है इसको करने का। मान लो ये पूछ लेते एग्जैक्ट वैल्यू बताओ तो ये आंसर हो जाता, वो कह रहे हैं सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल है वो बताओ तो ये हो जाएगा, तो उसके हिसाब से सही आंसर जो मैच करेगा वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेहनत थी इसमें। एनर्जी इज रिलीज इन ए न्यूक्लियर फिशन, कह रहे हैं जब न्यूक्लियर फिशन होता है तो एनर्जी रिलीज करती है। एनर्जी जब कभी रिलीज होगी तो ये तो होगा ही होगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा तभी एनर्जी रिलीज हो सकती है किसी रिएक्शन में, तो ये तो सही होगा। साथ में हमें ये भी मालूम है एनर्जी जब रिलीज होती है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे रिएक्टेंट से, तभी एनर्जी रिलीज हो गई यानी सिस्टम में एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे रिएक्टेंट से, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल एलिमेंट। वैसे भी जानते हो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके ये तो एनर्जी रिलीज निकालते हैं हम लोग, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये वही ऑप्शन हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट है तो सी करेक्ट नहीं होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ए एंड बी, है ना। किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर इज यू। कह रहे हैं किसी स्प्रिंग को जब 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी यू है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एक्स 5 ले लेते हैं, यूनिट अभी 5 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में रख दिया, आगे जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब कहें द सेम स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय फर्दर बाय 10 सेंटीमीटर, फर्दर बाय 10 का मतलब है 5 सेंटीमीटर तो वो पहले से खींची थी स्प्रिंग, 10 सेंटीमीटर उसको और खींच दिया गया, तो स्प्रिंग जो है वो 5 सेंटीमीटर पहले से खींची थी और 10 सेंटीमीटर और खींच दिया गया। तो कह रहे हैं आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो टोटल एक्सटेंशन क्या हो गया उसका 15, और अब पोटेंशियल एनर्जी यू डैश हो गई, डिवाइड कर दें। अच्छा जब डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर नीचे में यूनिट अगर सेम है तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, हाफ के से हाफ के कैंसिल हुआ, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 15 का स्क्वायर 225 होगा, और ये u बाई यू डैश आ जाएगा, ये 1/9 आएगा, और यहां से u डैश सॉल्व होकर आ गया 9u, यानी नई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाले के 9 टाइम्स हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, तो सही आंसर होगा तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं, ए वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है
तो आपको पता है ओमेगा टी प्लस के एक्स, वेव के इक्वेशन में के एक्स वाला टर्म प्लस होना चाहिए। ओमेगा टी तो हमेशा प्लस होता है, नेगेटिव एक्स में वेव जा रही है तो के एक्स वाला टर्म भी प्लस होना चाहिए। इसमें एक्स वाला टर्म प्लस है तो ये हो सकता है पहला, दूसरा हो सकता है, तीसरे बारे में एक्स प्लस है लेकिन टी माइनस है, इसको प्लस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकते इन दोनों में से। साथ में कह रहे हैं हैविंग एम्पलीट्यूड अलोंग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, एम्पलीट्यूड 1 यानी बाहर 1 होना चाहिए, सब में है। वेवलेंथ पाई, वेवलेंथ पाई है तो के वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, यानी 2 बाई पाई पाई, 2 पाई बाई पाई, तो 2 आ जाएगी, तो के की वैल्यू 2 आ गई। फ्रीक्वेंसी 1 बाई पाई है हर्ट्ज, तो ओमेगा होता है 2 पाई एन, एन की वैल्यू 1 बाई पाई दी, तो ये आ जाएगा 2। अब इक्वेशन होता है वेव का ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जब वेव माइनस एक्स में जा रही है तो प्लस के एक्स, वैल्यू रख दो, ए 1 दिया है, ओमेगा 2 आया है, के भी 2 आया है, तो इक्वेशन हो जाएगा साइन 2t प्लस 2x, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वेव का इक्वेशन हमें याद है, इस पैटर्न पे लिखते हैं, बस ओमेगा टी और ए की वैल्यू रखनी होती, रख दी गई, आंसर आ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर में कौन सा ग्राफ होगा, तो ग्राफ तो सारे लगभग ये घट रहा है, इसमें तो ये तो नहीं पॉसिबल है, ये पहला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है आयरन यानी 56 के केस में बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है और इसमें मैक्सिमम दिखाई गई, यहाँ 96 पे मैक्सिमम है, यहाँ 124 पे मैक्सिमम है और यहाँ 96 पे मिनिमम है, सब गलत है, 56 पे मैक्सिमम होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इन द गिवन फिगर ए डायोड इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल एजेंट, एक डायोड को इस तरह से कनेक्ट किया गया है 100 ओम रेजिस्टेंस से 2.5 वोल्ट की बैटरी से। द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड, डायोड का जो अपना बैरियर पोटेंशियल है वो 0.5 वोल्ट है, ये दिया। डायोड फॉरवर्ड बायस में, चूंकि ये P है ये N है, P हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, N लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड है, वर्किंग होगा। पूछ रहे हैं करंट कितनी होगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, और हमें मालूम है फॉरवर्ड बायस में डायोड में फ्लो होने वाली करंट होती है बैटरी का ईएमएफ माइनस डायोड का बैरियर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस प्लस डायोड का रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये डायोड का रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल डायोड है तो रेजिस्टेंस 0 होता है, वरना रेजिस्टेंस दिया होता है, दिया नहीं है डायोड का रेजिस्टेंस तो 0 मान लेंगे। तो V आ गया 2.5 वोल्ट, इसका जो बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है वो दिया है 0.5 और रेजिस्टेंस 100 ओम, तो करंट आ जाएगी 2/100 एम्पियर। मिली एम्पियर में चाहिए तो 2/100 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आएगा 20 मिली एम्पियर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ऑप्शन मिली एम्पियर में दिए थे तो वही कैलकुलेट कर लिया गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू सेपरेट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स ए एंड बी ऑफ द सेम इंटेंसिटी आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए मेटेलिक सरफेस। एक मेटेलिक सरफेस है, उसके यूनिट एरिया पर एक सरफेस है, उसका एरिया 1 है, उस पर ये फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, ये फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। देयर वेवलेंथ्स आर लैम्डा ए एंड लैम्डा बी, और इंटेंसिटी सेम है, दो अलग अलग रेडिएशन। टू सेपरेट मोनोक्रोमैटिक मतलब कुछ एक टाइप के फोटॉन्स हैं, कुछ दूसरे फोटॉन्स हैं, दो टाइप के फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है लेकिन दोनों का जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, दोनों यूनिट एरिया पे फॉल कर रहे हैं। Assuming that all the incident light is used in ejecting the photoelectrons, सारी के सारी लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने में, इजेक्ट करने में यूज हो रही है, यानी सारे के सारे फोटॉन्स लायक फोटॉन्स हैं, सब के सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा रहे हैं। पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बीम ए टू फ्रॉम बीम बी।
जो ग्रीन वाले उनसे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो येलो वाले उनसे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनका रेशियो बताना है। अब आपको मालूम है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होता है, इंटेंसिटी अगर दिया है तो इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, इसका फॉर्मूला होता है पर सेकेंड। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, पर सेकेंड, ये इसका फॉर्मूला, ये पता है हम लोगों को। कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वो निकाल लिया, तो लाइट की इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई किया, पावर मिल जाएगी। पावर को एक फोटॉन से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे, और एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो चूंकि वो कह रहे हैं 100% फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तो जितने फोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये फॉर्मूला आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा IA अपॉन HC बाई लैम्डा। लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो IA लैम्डा अपॉन HC, ये फॉर्मूला आ गया, यानी N का ये फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इंटेंसिटी सेम है, एरिया सेम है, H तो सेम होगा ही, C तो सेम होगा ही, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गए। तो Na अपॉन NB ये सीधे सीधे हो जाएगा लैम्डा A अपॉन लैम्डा B, यानी अपने अपने वेवलेंथ के रेशियो में उनकी संख्या आएगी। तो लैम्डा A अपॉन लैम्डा B, यानी सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, सेकेंड ऑप्शन। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। फोटो करंट पूछते दोनों केसेस में, तो फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी जो है उससे डिवाइड करके उसी तरह से फोटो करंट निकाला जा सकता था। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो निकल आया तो फोटो करंट भी सॉल्व हो जाएगी। अगला है डायमेंशंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल, और ये रेजिस्टेंस का रोल अदा करता है, इसकी यूनिट ओम होती है, यानी हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना। अब यूज करो कोई फॉर्मूला, सोचो रेजिस्टेंस का बढ़िया वाला। तो रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। यूनिट डायमेंशन का जब वीडियो भेजा था आपको तो उसमें बताया भी था, कुछ डायमेंशंस याद रख लो, जैसे पोटेंशियल के डायमेंशन याद कर लो। हर फॉर्मूले को पोटेंशियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ज्यादातर फॉर्मूलों को पोटेंशियल याद है तो आसानी से डायमेंशन निकल आएगी। करंट की पता ही होती है, पोटेंशियल की डायमेंशन नहीं याद है तो ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो जो बड़ा सिंपल हो। तो जैसे पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया mL/2t-2, और चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम A/t। करंट को एम्पियर लिखते हैं, यहां रख देते हैं। तो पोटेंशियल हो गया mL/2t-3 A-1, ये पोटेंशियल हो गया, और करंट हो गई A। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा mL/2t-3 A-2, ये आ जाएगा, और उसके हिसाब से सही ऑप्शन मैच करेगा फर्स्ट वाला, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं डायमेंशन वगैरह। A body projected vertically upward from the earth reaches a height equal to earth's radius before returning to the earth। कह रहे हैं अर्थ से एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, मान लो v0 वेलोसिटी से फेंका गया, ये ऊपर जाती है, और कह रहे हैं अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट तक ऊपर जाती है। ऐसी बात यहां तक जाती है तो यहां आते आते स्पीड 0 हो जाती है। द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मिनिमम। कह रहे हैं पावर कहां पर मिनिमम होगी, कहां पे मिनिमम होगी। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है F.V, यानी FV cos थीटा। तो अब कहां पर पावर मिनिमम होगी, तो जैसे टॉप पॉइंट पे, अब ये तो समझ रहे हो मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो एंड पॉइंट्स पर ही होगा, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंडिंग पॉइंट पे। एंडिंग पॉइंट पे V 0 हो गया तो पावर 0 हो जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर देखो तो F की वैल्यू mg होगी, V मैक्सिमम था, और वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स नीचे लग रहा है, तो एंगल 180 हो, और 180 होने की वजह से माइनस होगा, तो पावर माइनस में आएगी। तो माइनस में पावर आ रही है तो नेचुरल सी बात है, ये अंडरस्टूड है, ये समझ सकते हैं आप आसानी से कि जब माइनस में वैल्यू आ रही तो वहां पर ये वैल्यू मिनिमम होगी जहां इसका न्यूमेरिकल वाला हिस्सा मैक्सिमम आ जाए।
और न्यूमेरिकल वाला हिस्सा वहां मैक्सिमम होगा जहां स्पीड मैक्सिमम है। तो यानी जहां से फेंका गया है यहां स्पीड मैक्सिमम है, लेकिन चूंकि साइन माइनस में आ रहा है तो पावर मिनिमम हो जाएगी, है ना। mg तो वही रहेगा, और mg ऊपर जाने पर और घटता जाएगा, mg घटेगा अगर ऊपर जाने पर, तो mg के घटने से स्पीड भी घटेगी, mg भी घटेगा, तो ओवरऑल पावर क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि माइनस साइन लगा है ना, माइनस ना होता तो v घटने से mg घटने से पावर घटती, लेकिन अब माइनस लगा तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी तो विद माइनस हम कहेंगे वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो मिनिमम पावर होगी वहां पर जहां से इसको फेंका गया है। तो सही ऑप्शन होगा एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ टू सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ आर 4r एंड 9r। दो ऑर्बिट्स का रेडियस ए, ए में स्पीड v है, तो कह रहे हैं b की स्पीड बताओ। हमें मालूम है सैटेलाइट में स्पीड का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड का gm/r, gm रेडियस ये होता है। तो va हो जाएगा √gm/4r, vb हो जाएगा √gm/9r। ये रेशियो हो, डिवाइड कर लो, va/vb, √gm कैंसिल, r कैंसिल, तो ये आ जाएगा √9/4 यानी 3/2। तो vb आ जाएगा 2va/3, va v दिया है तो 2v/3, यानी b की स्पीड a के 2/3 टाइम्स होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, फॉर्मूले हैं सीधे। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसका इक्वेशन दिया है x = 8 + 6t - t³/18। x मीटर में है और t सेकंड में है, तो यूनिट की हमें चिंता नहीं करनी, SI सिस्टम दिया है। रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। ये डाटा दिया है, कह रहे हैं जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो रिटार्डेशन कितना होगा। तो पहले ये पता करो वेलोसिटी कब 0 होगी। वेलोसिटी 0 कब होगी ये पता करने के लिए पहले वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। वेलोसिटी सबको पता है dx/dt से निकलेगी। ये करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा t²/6। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी होगा वो dv/dt होगा और वो आएगा -t/3, ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं कब वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी को 0 पुट करो, v = 0। तो 6 - t²/6 को 0 पुट किया तो t² 36 आया, t आ गया 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी। जब वेलोसिटी 0 है ठीक उसी वक्त आपसे कह रहे हैं बताइए a कितना होगा, तो एट t = 6 सेकेंड। जब वेलोसिटी 0 है तो a बताओ, तो a निकालना है। a निकालेंगे तो ये है -t/3, t की वैल्यू रख देंगे 6/3, आंसर आएगा -2 मीटर/सेकेंड²। माइनस का ये मतलब आ रहा है कि ये रिटार्डेशन है, जो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये रिटार्डेशन कहलाएगा। क्वेश्चन में चूंकि उन्होंने रिटार्डेशन वर्ड ऑलरेडी बोल दिया है तो हमें माइनस नहीं लिखना होगा। अगर हमसे कहते एक्सेलरेशन बताओ तो हम कहते आंसर होगा -2 मीटर/सेकेंड²। अब हमसे कह रहे हैं रिटार्डेशन बताओ तो हम माइनस साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा 2 मीटर/सेकेंड², यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा 2, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आयनाइजेशन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी E0 है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E0 है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हम कितनी एनर्जी और दे दें कि टोटल एनर्जी 0 हो जाए। मिनिमम कितनी एनर्जी देने पर सिस्टम की एनर्जी 0 हो जाएगी, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी।
तो जब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ई नॉट है तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इसको कितनी एनर्जी दे दें, माइनस ई नॉट और दे देंगे तो जुड़ के 0 हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी माइनस ई नॉट, यानी ए का 2 करेक्ट हो जाएगा। तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो आगे चेक ही नहीं करना, सीधे फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए का 2 है ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का सेकंड ऑप्शन है ना, तो ये केवल इसमें है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। आगे करना चाहेंगे आप कर लेंगे। नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को एक प्लेयर के द्वारा 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम हाइट बता दीजिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दो। u दिया है 20 तो 20 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 बाई 2 इंटू 10। 20 का स्क्वायर 400, 400 बाई 20 करेंगे 20 आएगा। साइन 60 √3 बाई 2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई 4 आएगा, तो ये 15 मीटर आ जाए। तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी फर्स्ट वाला ऑप्शन 15 मीटर, है ना, 15 मीटर हाइट हो जाएगी। फॉर्मूला था ये डायरेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन में आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ सकती है, ऐसे क्वेश्चन में स्कोर बढ़ सकता है जब आप जितने डायरेक्ट क्वेश्चन हो डायरेक्ट कर लो, कुछ ओरल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, ओवरऑल टाइम बैलेंस हो जाएगा। कौन सा गेट है ये? स्टैंडर्ड गेट है। जब दो नॉट गेट, ये नॉट गेट है सबको पता है, जब दो नॉट गेट का आउटपुट एक नॉर गेट में भेजते हैं तो फाइनली एंड गेट बनता है। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं इसको। ये आंसर हो जाएगा एंड गेट, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 2। और वैसे भी निकाल सकते हो, ये ए है तो ये ए बार होगा, ये बी बार होगा, यहाँ ए बार प्लस बी बार आएगा, फिर उसके बाद नॉट लगा तो ए बार प्लस बी बार का बार आएगा, तो ए डॉट बी आ जाएगा। करके देख सकते हो, बता देते हैं चलो एक बार। ये ए है तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो ए बार होगा, यहाँ जो आउटपुट आएगा वो बी बार होगा, यहाँ जो आउटपुट आएगा वो और गेट है तो ए बार प्लस बी बार होगा, यहाँ जो आउटपुट आएगा वो ए बार प्लस बी बार, और पूरे में नॉट लगा था तो नॉर आ जाएगा। यहाँ पर डिमॉइगस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए बार बार डॉट बी बार बार, तो ए डॉट बी आ जाएगा, और ए डॉट बी मतलब एंड गेट, है ना। तो सही ऑप्शन होगा एंड। और वैसे भी याद होना चाहिए, दो नॉट का आउटपुट एक नॉर में भेजें तो एंड बनता है, दो नॉट का आउटपुट एक नैंड में भेजें तो और बनता है ना। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। रेन नीचे गिर रही है 50 मीटर पर सेकेंड से। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। हवा चलने लगती है 25 मीटर पर सेकेंड से। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट उधर है वेस्ट इधर है, तो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके हवा चल रही है। द डायरेक्शन इन विच ए बॉय स्टैंडिंग एट द प्लेस शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। यहां कोई लड़का खड़ा हुआ है, वो किस तरफ को अपना छाता यूज करे। तो आपको पता है जब पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो सीधी ना गिर के इंक्लाइंड आएंगी, यानी रेन कुछ ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में रेन आएगी, यहां से कितने एंगल पे, थीटा। और लड़के को फिर छाता भी ऐसे ही लगाना होगा। लड़का जो छाता लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, तभी तो नहीं भीगेगा। तो छाते का एंगल उसको वर्टिकल से उतना ही रखना होगा, छाते का एंगल वर्टिकल से उतना ही रखना होगा जितना रेन ड्रॉप का वर्टिकल से एंगल है। या हॉरिजॉन्टल से बोलो तो हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल रखना पड़ेगा। पहले वर्टिकल से निकालते हैं, नहीं मैच करेगा तो हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे। वर्टिकल से ये एंगल पूछा जाए तो tan थीटा सीधे सीधे आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर 25 है, बेस 50 है, 1/2 आ जाएगा। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, यानी लड़के को अपना छाता वर्टिकल से tan इनवर्स 1/2 के एंगल पे लगाना होगा। वर्टिकल से tan इनवर्स 1/2 है
इसका मतलब वर्टिकल में रेन ड्रॉप गिर रही है, यानी रेन ड्रॉप से tan इनवर्स 1/2 के एंगल पे छाता लगाना होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, tan इनवर्स 1/2 विद रिस्पेक्ट टू रेन ड्रॉप। सीधे फॉर्मूला था। ये कोई रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन नहीं था। रिलेटिव मोशन इसमें तब यूज होता जब लड़का चल रहा होता। अगर वो यही क्वेश्चन ऐसे बताते कि पानी बरस रहा है और लड़का दौड़ रहा है उसमें, अब छाता कैसे लगाए, तो वो रिलेटिव मोशन वाला क्वेश्चन होता। यहाँ लड़का खड़ा है सिंपली, तो जब लड़का जो ऑब्जर्वर है वो खड़ा हुआ है, रेस्ट में है, T1 फ्रेम में है, तो यहाँ कोई रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल है कि रेन ड्रॉप की नेट वेलोसिटी किधर होगी वो पता किया, उसका वर्टिकल से एंगल निकाल लिया। ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर ऑफ इतने डिग्री सेल्सियस रेडिएट्स हीट एट ए रेट ऑफ इतने। हमें मालूम है ब्लैक बॉडी का जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू उसके टेम्परेचर की पावर 4 के होता है। तो कह रहे हैं अगर 1227 डिग्री सेल्सियस पे 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इमिट कर रही है, तो 2727 डिग्री सेल्सियस पे कितना इमिट करेगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, और कुछ दिया नहीं, मतलब बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो Q1/Q2 इक्वल टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। सीधा फॉर्मूला। Q1 7 दिया है, Q2 निकालना है। जिस यूनिट में जब रेशियो लिख रहे हैं तो जिस यूनिट में Q1 दिया होगा उसी यूनिट में Q2 सॉल्व होकर आएगा। ये T1/T2 की पावर 4। अच्छा, T1 T2 केल्विन में होने चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो 7/Q इक्वल टू Q1 आपको दिया गया है T1 1227, तो इसमें 273 जोड़ देंगे अपॉन ये 2727 है, इसमें भी 273 जोड़ देंगे, पावर 4। तो 7/Q इसमें 273 जोड़ेंगे कितना आएगा 1300, 2 1500, और इसमें जोड़ेंगे तो 28 2 30, 3000 आ जाएगा। ये कटेगा तो यानी 1/2 की पावर 4 आ जाएगा। तो 7/Q इक्वल टू 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 होता है 16। तो Q होगा 16 इंटू 7, यानी 112। जो भी यूनिट थी सेम यूनिट में आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 112। सेम यूनिट में पूछा गया है, 112 आंसर आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ए स्फेयर इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कह रहे हैं स्फेयर के अंदर एक डायपोल बंद है, तो उसका फ्लक्स कितना होगा। जब डायपोल बंद है तो जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस चार्ज है, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा 0। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r from the center of a dipole having dipole moment p is given by, and r is greater than separation of two charges। एक डायपोल से r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे यहां पर फील्ड पूछ रहे हैं, और r l से काफी बड़ा दिया हुआ है, यानी अप्रोक्सीमेशन वाला केस है। आपको पता है यहां फील्ड डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, और फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। तो सीधा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। वेक्टर में जो p का डायरेक्शन है वही e का डायरेक्शन है, तो वेक्टर डायरेक्ट लगा सकते। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस साइन लिखा होता, नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ r विच पावर इन इट इज मैक्सिमम। R यानी लोड रेजिस्टेंस है। ये कह रहे हैं लोड रेजिस्टेंस में पावर कब मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है। कल वाले लास्ट वाले क्लास में क्रैश कोर्स में सिखाया था आपको। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है कि लोड रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम तभी होगी जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। सीधे थ्योरम है, तो हम कहेंगे पावर तब मैक्सिमम होगी जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम है, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 6 ओम होनी चाहिए। सीधा आंसर आ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज 15 ओम। व्हीटस्टोन ब्रिज में हर आर्म यानी हर साइड का रेजिस्टेंस 15 ओम है। ये सब 15 है, 15 ओम है ना सब। ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो बीच में लगाया जाता है वहां पर 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया गया, ऐसे। ये 10 ओम।
द रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द बैटरी मतलब बैटरी अगर लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं हम लोग, ऐसे, तो बैटरी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, मतलब समझ लो पी और क्यू के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा गया। क्योंकि दोनों तरफ का रेशियो सेम है, 15/15 एक आ जाएगा, 15/15 एक आ जाएगा, तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाला बेकार हो जाएगा। अब आंसर ओरल आ जाएगा, 15/15 30, 15/15 30, ये वाला 30 ओम, ये वाला 30 ओम, और 30 ओम पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 ओम। तो सही आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 15 ओम, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करंट इन ए कॉइल इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर। करंट टाइम के साथ ऐसे वेरी करे, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। पूछना ईएमएफ इंड्यूस बताओ। अब ईएमएफ इंड्यूस एकदम आसान है, विद डायरेक्शन यहां लिखना होता है, और ईएमएफ इंड्यूस आप जानते हो माइनस का डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। पाई होता है बी ए, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए तो कांस्टेंट है, तो ई आ गया माइनस ए डी बी बाई डी टी, ये आ जाएगा। अच्छा, बी किसी भी चीज का, जितनी दुनिया में हमने आपको करंट सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाए, सबका मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल होता है, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो डी बी बाई डी टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो यहां डी बी बाई डी टी की जगह डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, तो ई प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी, ये होगा। डी आई बाई डी टी इस ग्राफ का स्लोप होगा, तो ई प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम स्लोप, तो ई जो है वो आई टी ग्राफ के माइनस टाइम स्लोप के बराबर होगा, यानी जो इसका स्लोप होगा उसमें माइनस साइन लो, वही ईएमएफ होगा। अब शुरू में आप देखो, स्लोप जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, लेकिन थीटा 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। अब ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें ईएमएफ कांस्टेंट और नेगेटिव है, शुरू में एक ही ग्राफ दिख रहा, चौथा यही सही हो जाए। बाद में स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, तो ईएमएफ भी कांस्टेंट, तो बाद में कांस्टेंट एंड पॉजिटिव ये आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में साइन की गलती, इसलिए पहला नहीं हो सकता, बाकी दूसरा, सॉरी ये दूसरा, पहला तीसरा तो संभव ही नहीं है, ईएमएफ कांस्टेंट आना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। 100 ohm resistance and a capacitor of 100 ohm reactance are connected in series। एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद ए बैटरी ऑफ 220 वोल्ट सोर्स। ये सोर्स है, इसका ईएमएफ दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी 100 ओम है और इसका रिएक्टेंस भी 100 ओम। पूछ रहे हैं when the capacitor is 50% charged the RMS value of current is। डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो या कंडक्शन करंट बोलो, दोनों सेम ही होती, तो बस वो नाम ऐसे रख दिया गया है। कह रहे हैं जब कैपेसिटर 50% चार्ज हो जाएगा तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ। आरएमएस वैल्यू का कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ उससे मतलब ही नहीं। कैपेसिटर जैसे अब आपसे कहते हैं एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, बाल्टी 10 लीटर की है, कैपेसिटी बाल्टी की 10 लीटर है। अब आपसे कहें बताओ जब बाल्टी आधी भर जाएगी तो कैपेसिटी कितनी होगी, तो चाहे आधी भरी हो तब भी हम कहेंगे बाल्टी 10 लीटर की है, पूरी भरी हो तब भी बाल्टी 10 लीटर की है, पूरी खाली हो तब भी बाल्टी 10 लीटर की है। तो कैपेसिटर कितना चार्ज है उससे आरएमएस वैल्यू का मतलब ही नहीं। आरएमएस वैल्यू तो फिक्स है, और वो क्या होगी आरएमएस वैल्यू, वो होती है वी आरएमएस अपॉन जेड। जेड होता है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, वी आरएमएस 220 दिया है और जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 220 अपॉन अंडर रूट आर दिया है 100 और एक्सी भी दिया हुआ है 100, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो 220 अपॉन 100 रूट 2, 0 0 कट गया, ये 2.2 अपॉन रूट 2 ये आंसर हो जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 2.2 अपॉन रूट 2, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतने एम्पियर आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, है ना।
सीधा फॉर्मूला था। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर, ये रेडियस हो गई, फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज इतने, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, ये v हो गया। इफ द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज दिस मच, विस्कोसिटी इतनी हो गई। विस्कस ड्रैग फोर्स, तो सारा डाटा दिया है, फोर्स पूछ रहे हैं। एक ही फॉर्मूला इससे रिलेटेड आपने पढ़ा है और वो है स्टोक्स फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स पूछ रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ईटा दिया है 0.9, यूनिट एसआई सिस्टम दी हुई है। रेडियस दी है 5 मिलीमीटर, तो इसको 5 इंटू 10⁻³ मीटर कर लिया। और वेलोसिटी दी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड कर लिया। सॉल्व कर लो, ये 10⁻⁻4 आएगा, इसको 10 मान लो, 1 मान लो, तो ये 10⁻⁻4 ही रहेगा। और ये आ जाएगा 8। अच्छा ये 5 है, तो ये 5 इंटू 630, ये 8 इंटू समथिंग आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻3 के आसपास आ जाएगा, इतने मीटर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। थर्टी 32 क्वेश्चन में कह रहे हैं रेडियस मैच करना है। रेडियस आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो a का 1 हो जाएगा। a का 1 दो ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा तो नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2, तो l प्रोपोर्शनल टू n, तो वो 3 हो गया। तो b का 3 दोनों में दिया है, इसको बिना मतलब किया c चेक करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी होती है -13.6 Z²/n², ये ना यानी वो -1/n² के प्रोपोर्शनल होती है। माइनस तो लिखा नहीं है तो यही ले लेते हैं, तो c का 4 हो गया। c का 4 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले हैं सीधे, मैचिंग वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सब स्कोरिंग होते हैं, फॉर्मूले ज्यादातर पूछे जाते हैं। द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, कह रहे हैं प्रिज्म का एंगल ए है। प्रिज्म बना लेते हैं, ये प्रिज्म हो गया, इसका एंगल ए है। वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज सिल्वर्ड, इसकी एक सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी गई, पॉलिश कर दी गई। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस, 2a एंगल पे फॉल करती है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया और यहां से ये 2a एंगल पे रेज फॉल कर रही है। कलर बदल लेते हैं, 2a एंगल पे रेज फॉल कर रही, रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर सरफेस। कह रहे हैं जिस रास्ते से गई उसी पे लौट आई, यानी रे ने अपने पाथ को रिट्रेस किया। ये आपको सिखाया जा चुका है कि रे अपने पाथ को रिट्रेस तभी कर सकती है जब ये किसी मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, यानी ऐसे 90 डिग्री पे इंसिडेंट। अगर ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो जैसे जाएगी वैसे ही लौट के अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगी। मतलब ऐसे गई थी तो ऐसे टकराएगी ऐसे, और फिर वापस लौट के ऐसे लौट आएगी। तो पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब हमें मालूम है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ का, और यहाँ R1, यहाँ का नॉर्मल और रे आपस में मिल गई, तो नॉर्मल के साथ रे का एंगल 0 हो गया, तो R2 हो गया 0 डिग्री। 90 मत मान लीजिएगा, R2 किसका किसके साथ एंगल होता है, जैसे यहाँ किसका एंगल है, रे का नॉर्मल के साथ एंगल, और यहाँ रे खुद नॉर्मल बन गई, तो रे का नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 0। आपको ये भी पता है R1 प्लस R2 a के बराबर होता है, R2 तो 0 हो गया, तो R1 ही a के बराबर हो गया, सीधे सीधे R1 a के बराबर हो गया। म्यू बताना है आपको कितना होगा, म्यू का फॉर्मूला लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो इस पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ एट P
स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 2a, अंदर का म्यू इंटू साइन R1। साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a, और म्यू और R1 को लिख सकते हैं साइन a। साइन a से साइन a कैंसिल हो गया, म्यू सॉल्व होकर आ जाएगा 2 कॉस a। ये म्यू का आंसर आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा 2 कॉस a। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस a। सिर्फ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है, बाकी चीजें कुछ है नहीं खास। Which of the following statement is true regarding null point in finding resistance of unknown wire using meter bridge? मीटर ब्रिज यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। उसमें नल पॉइंट तब होता है जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है और गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करती। पूछ रहे हैं नल पॉइंट का मतलब क्या है। एट नल पॉइंट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, बिल्कुल सही है, ये सही है। एट नल पॉइंट कंडीशन इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी बात एकदम सही है, नल पॉइंट पे ब्रिज बैलेंस्ड होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन सेम डायरेक्शन इधर साइड ऑफ नल पॉइंट, वो कह रहे हैं नल पॉइंट से चाहे जिधर चले जाए, मान लो ये नल पॉइंट है तो जॉकी चाहे इधर ले आए चाहे इधर ले आए, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सेम साइड में होगा। ये गलत है, डिफ्लेक्शन बदल जाता है अलग अलग साइड जाने पर। तो थर्ड ऑप्शन यानी सी गलत है, तो ये गलत ऑप्शन है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए, ए एंड बी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। इसमें डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है, मतलब इधर इधर ऐसे करके। इन द गिवन फिगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस तरफ है जो दिखाया गया है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ अगर होता तो हम कहते ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता। इस तरफ है, इसका मतलब इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ये नेट एक्सेलरेशन है, इसका जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा a cos 37 वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन, और जो इस तरफ आएगा वो कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई a cos 37। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर, cos 37 होगा 4/5। v आपको निकालना है, r आपको 4 मीटर दिया है, तो v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू a 20 दिया है इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 16। a 20 दिया है 4/5 16, तो v स्क्वायर आ जाएगा 64, तो v आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। नेट एक्सेलरेशन दिया है, v पूछ रहे हैं, तो v केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है v स्क्वायर बाई आर। तो हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया, उसको v स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दिया, उससे v निकल आया। और कोई ऑप्शन नहीं था यहां पर हमारे पास v निकालने का, इंफॉर्मेशन नहीं थी। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रोटेटिंग अबाउट their रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क विद एंगुलर स्पीड इतने, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। दो डिस्क हैं इस तरह से, एक डिस्क हो गई और सेम एक्सिस के अबाउट घूम रही है। एक घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी घूम रही है क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा घूम रही है। दोनों का रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I। कह रहे हैं अब इनको एक दूसरे के साथ रख दिया गया साथ में, तो जब साथ में रख देंगे तो ये एक डिस्क हो गई, इसी के ऊपर लाके दूसरी डिस्क को रख दिया, तो फाइनली दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगी। क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों की एनर्जी का लॉस होगा। जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी फ्रिक्शन उसको कम करेगा, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कम थी फ्रिक्शन उसको बढ़ाएगा,
और फाइनली दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से सेम सेंस में घूमेंगी। इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा। ये बिल्कुल कोलिजन टाइप का क्वेश्चन होता है, कोलिजन टाइप का फॉर्मूला होता है। जो लॉस इन एनर्जी होता है इस केस में, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, उसका सीधे फॉर्मूला होता है डेल्टा के इक्वल टू हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अगर सेम सेंस में घूम रही होती तो एनर्जी लॉस कम होता है, तब यहां ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर आएगा। अपोजिट सेंस में घूम रही है तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर आएगा, है ना। और ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ओमेगा सॉल्व करके एनर्जी लॉस निकाला जाता है। खैर हम लोगों को तो यही, इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ओमेगा पूछ लेते हैं, ओमेगा पूछते तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देते हैं, I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, उससे ओमेगा सॉल्व हो जाता। खैर हमें तो एनर्जी पूछी है, I1 भी I है, I2 भी I है, तो ऊपर I स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2I आएगा, और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो I से I तो 1/4I आ जाएगा, तो 1/4I ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा सही। MP denotes the mass of a proton and Mn that of a neutron. A given nucleus of binding energy B contains Z protons and N neutrons. The mass of nucleus, हमें मालूम है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट होता है, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी आती है, ये होता है। अब आपसे मास, ये एम पूछ रहे हैं, एम, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बी दी है, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए आपको क्या मास दिया है, Mn न्यूट्रॉन का मास दिया है, Z प्रोटॉन्स है, N न्यूट्रॉन्स है, और Mp दिया है मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N दे दिया गया है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो N इंटू Mn, सी स्क्वायर इधर ले आए तो B/c स्क्वायर, ये बचा माइनस M, तो न्यूक्लियस का मास यहां से आ जाएगा Z इंटू मास, सॉरी हाँ, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर। तो उस हिसाब से सही ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, है ना। Threshold wavelength for photoelectric emission from a metal surface is 5200 angstrom. Threshold wavelength 5200 angstrom है, लैम्डा नॉट 5200 एंगस्ट्रॉम है। Photoelectrons will be emitted when this surface is illuminated with monochromatic radiation from. अब देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी इमिट होंगे जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी, लेस देन लैम्डा नॉट हो। अल्ट्रावायलेट, अच्छा इसका पावर का असर नहीं पड़ता, पावर तो ज्यादा कम होने से क्या ज्यादा कम होंगे, फोटॉन्स की संख्या, फोटॉन ज्यादा कम होंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होंगे, लेकिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसमें इससे फर्क थोड़ी ना पड़ता कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, उसमें इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो एक फोटोन आएगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और नहीं निकलना है तो 1000 फोटोन आएंगे तब भी एक को इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो यानी पावर से कोई मतलब नहीं, तो पावर अलग अलग है लेकिन सब में यूवी 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 दिया हुआ है। इसका मतलब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सारे आंसर सही हो सकते हैं, एक कोई सही ले ही नहीं सकते क्योंकि पावर से फर्क नहीं पड़ेगा, सब में यूवी दिया है तो किसी एक को टिक नहीं कर सकते। इसका मतलब एक ही ऑप्शन पॉसिबल है चारों। अब अगर इसको एग्जैक्ट लेवल पे करना चाहते हो तो अल्ट्रा वायलेट की रेंज याद होनी चाहिए आपको, और इसकी रेंज जो होती है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यहाँ 5200 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, वो 4000 से कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा ये। तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि पावर अलग अलग है सबकी, 1 वॉट 50 वॉट 500 वॉट, लेकिन है तो सब सेम, और सेम है तो वेवलेंथ सेम होगी।
फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका सिर्फ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, और यहां पर कम पॉसिबल होगी इसलिए निकल आएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज। In a photoelectric experiment, the graph of frequency of incident light in hertz and stopping potential is shown in the figure. फ्रीक्वेंसी में और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ दिखाया गया है। पूछ रहे हैं इस वैल्यू से बताओ h कितना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें मालूम है इस ग्राफ का जो स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप जो होता है इस ग्राफ का वो अच्छी तरह हम लोगों को याद है, स्लोप होता है h/e। अगर ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में बनाया होता तो ये स्लोप जो होता वो h के बराबर होता। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में बनाया गया तो ये स्लोप जो होता है h/e के बराबर होता। अच्छा, स्लोप वहां से है कितना, tan थीटा, तो tan थीटा h/e के बराबर हो गया। tan थीटा की वैल्यू वहां से क्या आएगी, AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस CB, ये h/e आएगी। तो यहां से h की वैल्यू होगी E AB/CB। तो EAB/CB, ये D जहां लिखा है इसमें D नहीं है, ये B है सारे ऑप्शन में, D है ही नहीं कहीं, है ना। तो AB/CB इंटू E, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो। चेक कर लो। A block of mass 20 kg placed on rough horizontal surface, 20 kg का ब्लॉक है, इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, ये म्यू की वैल्यू 0.5। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज अप्लाइड, इस पे 150 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं ब्लॉक का कितना होगा। सिंपल है, पहले तो ये देख लें चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो म्यू एस एन होती। अलग अलग म्यू एस म्यू के दिया नहीं हुआ है तो म्यू को ही म्यू एस मान लेंगे। म्यू एस है 0.5 और एन जो है वो आपको पता है mg के बराबर होगा, mg होगा 200, यानी ये 100 न्यूटन आएगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन है, और चूंकि म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन को भी 100 ही न्यूटन मान लेंगे, म्यू के एन म्यू एस म्यू के बराबर मान लेंगे। और फोर्स लगाया गया 150 न्यूटन, इससे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये पक्का है चलेगा, और चलेगा तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन होगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो 150 माइनस 100 50 आ जाएगा, 50/20 करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर होगा 2.5, है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक हॉलो मेटल स्फीयर है, इसका रेडियस r इज गिवन ए चार्ज प्लस q। हॉलो स्फीयर को जो भी चार्ज दोगे, मेटल स्फीयर को जो भी चार्ज दोगे, वो इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां आ गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r/7, कहने सेंटर से r/7 डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दीजिए। ये पॉइंट चूंकि अंदर है और हमें मालूम है सेंटर से सरफेस से अंदर या सरफेस पर कहीं भी कोई पॉइंट हो, पूरा स्फीयर इक्वी पोटेंशियल होता है, उस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और वो होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस q/r। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला 1/4πε0 q/r, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, q/r। A current loop consists of two identical semi-circular parts, each of radius r, one lying in the xy plane and other in the yz plane। मतलब समझ लो लूप ऐसे हैं, ऐसे एक xy प्लेन में और एक yz प्लेन में परपेंडिकुलर,
है ना। जब लूप परपेंडिकुलर है और आपको पता है किसी लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका वो सेंटर से पर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो जो वाईजेड प्लेन में है ये वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग होगा, और जो एक्स वाई प्लेन में है इसका मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलॉन्ग होगा। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आती है। ये एक लूप हो गया इस तरह से, और ये एक लूप हो गया, मतलब इस तरह से लूप है। इस तरह से लूप है, समझ लीजिए। एक लूप इस प्लेन में रखा है और एक लूप इस प्लेन में रखा है, इस तरह से लूप है। सेंटर पे फील्ड निकालना है। तो जब दोनों लूप आपस में परपेंडिकुलर हैं, समझ में आ रही ना बात कैसे बने हुए लूप। जब लूप दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, लूप आपस में जब परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, लूप जब आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसको सही कर देते हैं। लूप जब आपस में ऐसे करके परपेंडिकुलर बने हुए हैं इस तरह से, तो इनके मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे। हमें एग्जैक्ट डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस ये पता लूप ऐसे हैं और किसी लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सेमी सर्कुलर में या कोई आर्क है, तो आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, अल्फा सेंटर पे बनने वाला एंगल। सेमी सर्कुलर लूप है तो अल्फा पाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। दोनों लूप आइडेंटिकल हैं तो दोनों का फील्ड भी सेम होगा, बस अंतर क्या है, दोनों 90 डिग्री पर। जब लूप परपेंडिकुलर हैं तो उनके फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो जो लूप वाईजेड प्लेन में है उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग होगा, और जो एक्स वाई प्लेन में है उसका मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलॉन्ग होगा। हमसे डायरेक्शन तो पूछी नहीं गई, तो हमको बस नेट फील्ड बताना है। और हम कहेंगे जब दोनों के फील्ड परपेंडिकुलर हैं, लूप परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी रूट 2। बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 4 आर रूट 2। ये हुआ, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट आई बाई 4 रूट 2 आर, और ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 रूट 2 आर। और उस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, इसमें आपको ध्यान तब देना पड़ता और ज्यादा जब डायरेक्शन पूछते, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जब कह रहे हैं एक लूप वाईजेड प्लेन में है, तो जो वाईजेड प्लेन में होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स में हो जाएगा। अब प्लस एक्स होगा कि माइनस एक्स, वो तो जब डायरेक्शन दिखाएंगे एक्स वाई तब बता सकते हैं। ये पक्का एक्स में होगा। और जो लूप एक्स वाई प्लेन में है उसका मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा। तो एक का एक्स में होगा, एक का जेड में होगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, है ना। तो सही ऑप्शन था इसमें कौन सा, फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। A diatomic gas at pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/32 of its original volume. What is the final pressure? सीधा एडियाबैटिक प्रोसेस है, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। P1 V1 कॉम्प्रेस करेंगे गैस को, तो वॉल्यूम जो है कह रहे कॉम्प्रेस किया गया है, और कितने टाइम्स, 1/32 टाइम्स। तो इसको V/32 कर दिया, V1/32 की पावर गामा। इसको लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V1 की पावर गामा अपॉन 32 की पावर गामा। V1 की पावर गामा हो गया कैंसिल, तो P2 आ जाएगा P1 इंटू 32 की पावर गामा। डाइटॉमिक गैस दी हुई है, डाइटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 7/5। ये कैलकुलेशन में सिखाया गया है कि जैसे किसी की पावर में 1/3 आ जाए, 1/5 आ जाए,
तो अंदर वाले को होल पावर 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो जैसे 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये 7/5 है, ये लिख सकते हैं। और 5 से 5 कैंसिल होगा तो ये आएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128 हो जाएगा। तो यानी P2 हो जाएगा 128, P1 थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट था फॉर्मूला। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज लिखा है, चार्ज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन D and प्लेट एरिया A सच दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज E। कह रहे हैं एक कैपेसिटर को चार्ज करना है बैटरी से, कह रहे हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आपको पता है एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होती है, जितनी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है उसके डबल एनर्जी बैटरी खर्चा करती है। तो वही पूछा जा रहा, बैटरी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब बैटरी कितनी एनर्जी खर्चा करेगी। तो हमें मालूम है अगर इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी U है तो बैटरी जो एनर्जी खर्चा करती है वो 2U खर्चा करती है, क्योंकि आपको ये बात सिखाई गई है जितनी एनर्जी चार्जिंग प्रोसेस में बैटरी खर्चा करेगी इस सर्किट में, उसकी आधी कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है और आधी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो यानी बैटरी के द्वारा खर्चा की गई एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी के डबल होगी, क्योंकि इसमें से आधी एनर्जी खर्चा हो गई होगी, आधी एनर्जी बैटरी के अंदर कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गई होगी। अच्छा, कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, अब ये कैसे लिखेंगे। तो वैसे तो आपको मालूम है स्टोर्ड एनर्जी हाफ CV² होती है, लेकिन यहां देखो आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, तो चलो लिख लेते हैं हाफ CV²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, CV² आ गया, लेकिन क्वेश्चन आंसर में ना तो C है ना V है। C को लिख सकते हैं ε0 A/D और V को लिख सकते हैं ED, E × D। सॉल्व करो तो यह आएगा ε0 A E² D, ε0 A E² D, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आंसर सही हो, है ना, चेक कर लो। ε0 A/D E² D², D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ε0 A E² D, ε0 A E² D फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सर्किट बना है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। सर्किट देखते आप समझ गए होंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 16/8 1/2, 24/12 1/2। इधर इधर का रेशियो सेम है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है तो ये बेकार हो जाएगा। ऊपर 16 8 24, 16 8 24 और नीचे 24 12 36, 36 और 24 पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 24 × 36 बाई 24 + 36 60। तो 24 × 36 बाई 60, ये 12 से कटेगा, ये आएगा 72/5 ओम। सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 72/5 ओम, है ना। मैच कर लीजिए। तो ये हुआ आपका पेपर, इसको बढ़िया से कर लीजिए, आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, जहां पर कोई कंफ्यूजन हो डिस्कस कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में, ठीक है ना। तब तक गुड नाइट।